अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साइतक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 19। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा रीड आउट किया था, पूरा डिटेल के साथ पढ़ा था। रिक्वेस्ट मैसेजेस हमने पढ़ा था कि रिक्वेस्ट मैसेजेस कैसे करते हैं। सर्विस मैसेजेस जो से हमारे सर्विस कस्टमर जो थे उनको किस तरह से सर्विस वगैरह है, तो ये सारे हमने लेटर्स पढ़े। एडजस्टमेंट लेटर, क्लेम लेटर, तो ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और कहाँ कहाँ कब कब यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारा कुछ हमने डिटेल के साथ फर्दर रीड कर लिया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा चेंज भी है तो वैसे ही सेम, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। हमारा आ जाता है आज राइटिंग रूटीन में आ जाएगा, गुड न्यूज़ एंड गुड वेल मैसेजेस में आ जाएगी आज का हमारा टॉपिक। तो जैसे कि हमारी आज की आउटलाइन भी आपके सामने है, अप्रूविंग यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट टू ऑफ द मेन आइडिया। तो आज के लेक्चर में जो हम फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे वो क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेन आइडिया होगा, ठीक है। उसकी नेसेसरी डिटेल होंगे, कर्टियस होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ेंगे, फिर राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाईज पढ़ेंगे, तो उसकी फिर जो यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे उनको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग फेवरेबल क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्लेम्स और एडजस्टमेंट लेटर्स को पढ़ा था, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा अगर आपको चैनल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेजेस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेज पर। जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग जो पॉजिटिव मैसेज होते हैं, अब पॉजिटिव मैसेज हमने कैसे बनाने हैं, अपने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम अपना मैसेज, हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई डिटेल भेज रहे हैं किसी को, ओरल, रिटर्न या कुछ भी, तो उस मैसेज को आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बात अपनी पॉजिटिव बनानी है, सामने वाले को इफेक्टिव करनी है अपनी बात, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन हमने इफेक्टिव बनानी है, तो आपने जो भी बात करनी है वो क्लियर करनी है, ठीक है। मेन आइडिया उसका टॉप पर हो, बात मुख्तसर हो और क्लियर हो, तो आपकी जो सी बात है, जो मैसेज है, वैसे ही जो है वो पॉजिटिव वे में आ जाएगा। और साथ में फर्दर हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। वेदर रिटन ओरल पॉजिटिव मैसेज बिगिन विद द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया, क्लेरिफाई एंड नेसेसरी डिटेल एंड एंड विद द कोर्टियस क्लॉज। अब यहाँ पर चाहे जो हमारी रिटर्न जो कम्युनिकेशन है या जो हमने लिखा है वो ओरल है या फिर रिटर्न है, ठीक है, वो पॉजिटिव जो हमारे मैसेजेस हैं उसका जो पॉइंट होना चाहिए वो एक मेन आइडिया उसका होना चाहिए, ठीक है। एक मरकज़ी ख्याल जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियरनेस के साथ स्टार्ट होना चाहिए। जो मेन आइडिया स्टार्ट हो रहा है हमारे मैसेज का, जो बात का, वो बिल्कुल हम क्लियरली बात को शुरू कर रहे हैं, किसी भी ज़रूरी तफसीलात की वजाहत करें, ठीक है। जो आप तफसीलात दे रहे हैं वहाँ पर, जो भी आप डिटेल दे रहे हैं, तो उसकी क्लियरनेस वहाँ पर रखें, ठीक है। और साथ में आप शाइस्ता के साथ करीब से ख़त्म करें कि आप कर्टियस क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, शाइस्तगी के साथ उसको क्लोज कर रहे हैं, बिल्कुल पोलाइट तरीके से क्लोज कर रहे हैं। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया, आपने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कैसे करनी है, मेन आइडिया की क्लियर कैसे करनी है, उसकी दो पॉइंट्स हैं। अगर इनको हम नज़रअंदाज ना करें तो हमारा जो पॉइंट है, मेन आइडिया है, वो क्लियर स्टेटमेंट में आ जाएगा। टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, ठीक है, अपने जो मालूमात है उसको पहुंचाना है। टू प्रोड्यूस इन द ऑडियंस अ फेवरेबल और एटलीस्ट एक्सेप्टिंग और एटीट्यूड और रिस्पॉन्स, आपने क्या करना है, जो एक ऑडियंस को आप दे रहे हैं, अपना मैसेज दे रहे हैं, तो वो इस तरह के एटीट्यूड और रिस्पॉन्स रखना है कि सामने वाला फेवरेबल हो जाए, एटलीस्ट एक्सेप्टिंग, तो वो कम से कम आपका जो पैगाम है, जो आपका मैसेज है, जो उसका जवाब दे वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो मेन आइडिया जो हमारा हो सकता है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया का जो मेन आइडिया हो सकता है तो वो किस तरह से हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दिस, ये आपने नहीं यूज़ करना, जो आपने यूज़ करना है वो ये यूज़ करना। अब क्या यूज़ नहीं करना, उसकी मिस्टेक क्या है, हम वो भी रीड कर लेते हैं। आई एम प्लेस टू इन्फॉर्म यू डैट आफ्टर दी deliberating the matter carefully, our personal committee has recommended you for the appointment as a staff accountant। अब उसने क्या लिखा, मुझे आपको ये बताने में खुशी है कि जो मामले पर गौर से गौर फिक्र करने के बाद हमारी जो अमला है, हमारी जो यहाँ पर कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी ने, अमले की जो कमेटी है
तो उसने आपको अमले के महासिब की हैसियत से तकरीरी की सिफारिश की है। उसने यहाँ पर लंबी सारी बात कर दी है, ठीक है, क्लियर बात नहीं की, समझ में नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर जब हमने एक मेन आइडिया दिया उसको, तो किस तरह से हमने बात को क्लियर लिखा, यू बी सिलेक्टेड टू ज्वाइन आवर फिल्म एज अ स्टाफ अकाउंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 20। अब देखिए उसने बात को क्लियर कर दिया कि आप ज्वाइन कर ले हमारा जो फिल्म स्टाफ है, ठीक है, अकाउंटेंट का, और वो स्टार्ट जो हो रहा है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। उसने यहाँ पर बात क्लियर कर दिया। आपको भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर उसने बात कितनी ज़्यादा घुमा फिरा कर दी, और यहाँ पर उसने बात को क्लियर लिख दिया। तो इस तरह से आपका जो है मेन आइडिया आएगा, आपकी क्लियर स्टेटमेंट होगी, शो होगी मेन आइडिया में। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है कि आप जो भी बात कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से दे रहे हैं। उसके बाद नेसेसरी डिटेल। अब क्या करना है, आपने सिर्फ नेसेसरी बातें करनी है, नेसेसरी डिटेल देनी है, इधर उधर की डिटेल देनी स्टार्ट नहीं कर देनी, ठीक है। आपका जो कस्टमर है, आपका जो बॉस है, या जिसको भी आप जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, आप मैसेज लिख रहे हैं, तो आप जब लेटर लिख रहे हैं तो आपने जो उसको प्रोवाइड करना है वो नेसेसरी डिटेल देनी है, आपने इररेलेवेंट बातें नहीं करनी है। Your reason for communicating can usually be expressed in a sentence or two, but you will need more space or time to explain your point completely so that your audience will have no confusion or the lingering doubt. तो जैसे कि आपसे जब कम्युनिकेट किया जाए, कम्युनिकेटिंग की जा रही है, बातचीत करने की वजह से आमतौर पे एक या दो जुमले में जाहिर की जा सकती है लेकिन आपको अपनी बात की पूरी वजाहत के लिए आपको ज़्यादा जगह या वक्त की ज़रूरत होगी, ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसको कोई भी उलझन ना हो, ठीक है, उसको कोई शक ना रहे, उसको कोई भी डाउट ना रहे, ताकि आप अपनी बात जो है वो एक या दो सेंटेंसेस में कर रहे हैं। तो नेसेसरी जो डिटेल्स के लिए जो पॉइंट्स हैं, जो आपको पॉइंट्स में करना चाहिए अमल, वो ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेटिस्फाई रीडर इंफॉर्मेशन नीड्स। आपने अब सेटिस्फाई करना है जो आपका पढ़ने वाला है, जो आपका रीडर है, उसको आप इतनी इंफॉर्मेशन तो आप देना कि उसको, रीडर को इंफॉर्मेशन से जो नीड चाहिए है, जो ज़रूरत है उसकी, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। रेनफोर्स पॉजिटिव टोन। आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव मजबूती रखनी है, ठीक है, अपनी जो टून रखनी है वो पॉजिटिव वे में रखनी है, ठीक है, नेगेटिव तरीके में नहीं रखनी। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का तरीका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपने बोलने की जो टून है वो पोलाइटली रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, ये नहीं कि आपका मतलब ही बात का नेगेटिव की तरफ जा रहा है। उसके बाद एम्फेसिस पॉजिटिव एक्सेप्ट्स ऑफ द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। अब आपने जो करना है, मायूस कुन खबर के मस्बत पहलू पर जोर दें कि आपके जो यहाँ से आपको डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मिल सकती है, तो वहाँ पर भी आपने पॉजिटिव रहना है। उसके बाद आ जाता है कर्टियस क्लॉज। अब जो कर्टियस क्लॉज यहाँ पर आ जाएगा, तो वो किस तरह से आएगा, योर मैसेज इज़ मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इफ़ योर ऑडियंस इज़ लेफ्ट विद द फीलिंग दैट यू हैव देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड। आपका, अगर आपकी जो ऑडियंस है इसको इस एहसास के साथ छोड़ दिया गया है कि आपकी इनकी ज़ाती फलाह को जहन में रखते हैं, तो आपके जो मैसेज की कामयाबी का इम्कान ज़्यादातर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि आपकी सक्सेस का ज़्यादा हो जाएगा, चांस ज़्यादा बन जाएंगे अगर वहाँ पर आप एक फीलिंग छोड़ दें। आप वहाँ पर एंड जब आप क्रॉस कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप बेनिफिट रीडर का शो करवा दें, तो वहाँ पर आपकी एक फीलिंग शो हो जाएगी कि आपने जो बात लिखी, आपने जो मैसेज लिखा, वो रीडर के लिए वाकई में इंफॉर्मेटिव है। तो समराइज मेन पॉइंट। अब आप इसको कर्टियस क्लोज किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स, अगर आप ये तीनों पॉइंट पर अमल कर लें तो कर्टियस क्लोज हो सकता है। समराइज मेन पॉइंट, आपने समराइज कर देना है मेन पॉइंट को, कि आपने पूरा लेटर लिखा तो वहाँ पर आपने क्या बात की उसको समराइज कर देना है आपने, ठीक है। इंडिकेट्स व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट। आपने इंडिकेट करना है, उस तरफ बात को इशारा करना है कि अगला क्या होने वाला है, आगे क्या होने जा रहा है, ठीक है, आगे या फिर क्या होना चाहिए है। हाईलाइट्स रीडर्स बेनिफिट। आपने सबसे पहले तो उसको जब समराइज करने के बाद इंडिकेट कर दिया, और फिर उसके बाद आपने लाजमी तौर पर हाईलाइट ये चीज़ लाजमी करनी है कि अब जो जिसने आपका पूरा का पूरा इतना लंबा सारा लेटर पढ़ा, तो उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि जाहिर है अगर वो उसका बेनिफिट आप नहीं शो करवाएंगे, आप पॉजिटिव उसका बेनिफिट नहीं शो करवाएंगे, उसको बेनिफिट नहीं होगा, तो वो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ दे सकता है। तो उसके बाद आ जाता है राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाइज फॉर अननॉलेजिंग ऑर्डर्स। तो अब किस तरह से जो हमारे अहकामात हैं वो तस्लीम करने के लिए जो पॉजिटिव जवाबात लिखना होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स आर द अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑर्डर दैट कैन नॉट बी फील्ड राइट अवे।
अब देखें कि जो बड़े अहकामात होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, बड़े अहकामात होते हैं, पहले अहकामात और अहकामात जो अभी नहीं भरा जा सकते हैं उसके लिए एतराफ़ मुनासिब है। Acknowledgement letters are sent to a customer confirming the receipt of an order, payment और inquiry। अब जो acknowledgement होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर जो मतलब होता है वो अहकामात भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह लें कि जो तस्लीम खतूत किसी कस्टमर को भेजे जाते हैं, तो जो ऑर्डर होता है उसमें उसमें अदायगी आ सकती है, ठीक है, उसमें इंक्वायरी की वसूली की तस्दीक करते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर्स ये होते हैं कि उसमें हम कस्टमर्स को कंफर्म करते हैं कि उसका जो ऑर्डर है वो पेमेंट हो गई है या नहीं हुई, या इंक्वायरी जो है वो हो गई है या नहीं हो रही है, तो एक्नॉलेजमेंट लेटर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट ऑर्डर्स टू इनकरेज फास्ट पेमेंट और टू ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या आ जाती है बात कि आपके जो ये अक्सर क्रेडिट ऑर्डर्स के जवाब में तेज़ी से अदायगी की हौसला अफजाई करने या ऑर्डर में इजाफा करने का मौका पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आ जाता है रिप्लाइज टू रिक्वेस्ट, इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन। अब जो रिप्लाइज दिए जाते हैं, जो रिक्वेस्ट आपने की, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन के तौर पर जो आ गया है आपका रिप्लाई, वो कैसे होगा? टू रिप्लाई रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन यू नीड टू कंसीडर द पर्सन, opinion of your company, your product, your department, and yourself will be influenced how promptly, graciously, and thoroughly the request is handled. There are two types of requests for the information and action। अब यहाँ पर दो टाइप्स भी उसने शो करवा दी हैं इंफॉर्मेशन और एक्शन की। तो यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि आपको अपनी कंपनी और अपने जो आपकी यहाँ पर एक्शंस हैं कंसीडर आप कर रहे हैं, ठीक है, ओपिनियंस हैं आपकी, अपनी जो मसनूआत हैं, अपने मालूमात और अमल से मुतल्लिक जो आपकी दरख्वास्तें हैं, रिक्वेस्ट्स हैं, उसके जो जवाब के लिए, उसके आंसर्स के लिए आपने जो महकमा, ठीक है, डिपार्टमेंट्स जो महकमा किया, ठीक है, और आपके बारे में उस शख्स की राय पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप फौरी तौर पर एहसान मंदाना तौर पर और इस दरख्वास्त को किस तरह मुकम्मल तौर पर संभालते हैं और इससे मुतासिर होंगे। मालूमात दो तरह की दरख्वास्तों की होती है। अब किस तरह से होती है? रिक्वेस्ट फॉर द पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जो रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है, वो मुमकिन जो होते हैं आपके कस्टमर, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट डैट डू नॉट इन्वॉल्व अ पोटेंशियल सेल, जो कि आपकी दरख्वास्तें हैं जिनमें मुमकिन फ़रोख्त शामिल नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा सेल शामिल नहीं हो सकती है, वहाँ पर आ जाएगा व्हेन अ पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं कि जो पोटेंशियल सेल है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है और व्हेन नो पोटेंशियल सेल इज़ इन्वॉल्व। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टू रिस्पॉन्स यहाँ पर जो है वाइल आंसरिंग द रिक्वेस्ट दैट इन्वॉल्व अ पोटेंशियल सेल, जो पोटेंशियल सेल में रिक्वेस्ट हमारी आंसरिंग में शो हो रही है वो किस तरह से शो होगी, उसके जो 3 मेन गोल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन। जो अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं किसी की या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसकी, आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो आपने जो रिस्पॉन्ड आप करेंगे यहाँ पर आंसर ऑल द क्वेश्चन, आप जो है इंक्वायरी के जवाब दें और तमाम सवालात के जवाब के लिए, ठीक है। टू एनकरेज द फ्यूचर सेल, आप एनकरेज कर रहे हैं फ्यूचर सेल के, ये पोटेंशियल सेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल सेल किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके ये 3 पॉइंट्स अगर रखे जाएँ हम जहन में, तो उससे हमारे जो है पोटेंशियल सेल इंक्रीज हो सकती है, इन्वॉल्व है, ठीक है। टू लीव योर रीडर विद अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू एंड योर फर्म, आपने जो है यहाँ पर आपका एक अच्छा, यहाँ पर कह सकते हैं इम्प्रेशन कह लें, तासुर कह लें, और आपकी फ़र्म के साथ आपके जो रीडर्स हैं उसको छोड़ने के लिए कि आपने एक अच्छा पॉजिटिव उन पर एक इम्पैक्ट छोड़ दिया है, ठीक है। व्हेन नो पोटेंशियल सेल इज़ इन्वॉल्व, अगर यहाँ पर पोटेंशियल सेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो वो किस तरह से 2 एसेंशियल हमारे जो गोल्स हैं वो क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर? रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दरख्वास्त का जवाब दे रहे हैं रिक्वेस्ट के लिए। लीविंग अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ योर कंपनी और फॉस्टरिंग अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप, हम यहाँ पर आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी की एक साजगार तासुर को छोड़कर या एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। तो उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्डिंग दी फेवरेबली क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट। अब जो रिस्पॉन्ड मिला है आपने जो क्लेम किया या एडजस्टमेंट लेटर्स थे हमारे,
तो वहाँ पर अब जो रिस्पॉन्स मिला, जो आंसर मिला, तो वो यहाँ पर क्या आया, यू कैन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बाय रिस्पॉन्डिंग दी फेवरेबली और रूटीन क्लेम्स। आप जो यहाँ पर करते हैं, आप मामूल के दावों का मुवाफिक जवाब देते हुए जो आपका कस्टमर है उसकी वफादारी को बढ़ा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लेम्स और एडजस्टमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो फेवरेबली रिस्पॉन्सेज टू रूटीन इज़ नॉन एन एडजस्टमेंट। अब आपने अपने जो फेवरेबल रिस्पॉन्स दिया, फेवर दी अपने कस्टमर को, तो ये एक क्लेम हो जाएगा, एक रूटीन क्लेम हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट जो कहलाता है वो कहलाता है क्लेम का जवाब, ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर हमेशा क्लेम लेटर का आंसर होता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो रेकमेंड किए गए हैं जो फेवरेबल रिस्पॉन्स क्लेम में दिया जाता है। तो कौन से आ जाएंगे, रिवील द गुड न्यूज़ इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द लेटर। आपने जो रिस्पॉन्स दिया आपके कस्टमर को, आपके कस्टमर ने आपको क्लेम किया, तो अब आपने उसको रिस्पॉन्स में एक फेवरेबल लेटर लिखा, तो उस लेटर का जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें ही आपने वहाँ पर रिवील कर दिया गुड न्यूज़। आपने रिवील कर दी, ख़त के पहले जुमले में ही आफशां कर दिया आपने, खुशखबरी आपने पहले जुमले में ही बता दी कि आपका जो है क्लेम है वो एक्सेप्ट हो चुका है, आपको आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक्सप्लेन द वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एक्शन हैज़ बीन टेकन। आपने मुख्तलिफ हालात जिसके तहत कार्रवाई की गई है उसकी वजाहत कर दी। डोंट ब्लेम एन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। आपने ब्लेम नहीं किया है एक फ़र्द या एक मखसूस जो महकमे हैं उसको दोष मत करो। आपने बिल्कुल भी उस डिपार्टमेंट को दोष नहीं दिया। आपने कहा चलें आपने जो क्लेम किया उसकी वजह से हम आपकी जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपका ये क्लेम हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो है जो भी आपको नुकसान हुआ है तो उसको हम भरने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपने अपने डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं किया। अवॉइड ब्लेम एक्सक्यूजेज सच एज नो बडी परफेक्ट और मिस्टेक विल हैपन। आपने क्या करना है, अवॉइड करना है लेम एक्सक्यूजेज से, क्योंकि ये आपका एडजस्टमेंट लेटर है, आप उसको खुशखबरी दे रहे हैं कि उसका क्लेम एक्सेप्ट हो गया है। तो आपने जैसा कि किसी की कामिल या गलतियाँ हो गई हैं उससे बचने या झूठे बहाने नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपने मिस्टेक्स विल हैपन, हम मिस्टेक तो हो चुकी है लेकिन नोबडी परफेक्ट, तो आपने लेम एक्सक्यूज अब नहीं बनाते। एंड दी लेटर ऑन अ प्लेजेंट नोट। आपने जब एंड करना है उस लेटर का तो एक प्लेजेंट नोट के साथ एंड करना है, एक अच्छे से नोट के साथ कि आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह से लिखा जाता है कि आप लोगों ने हमारी शॉप पे विज़िट किया या हमारी कंपनी के साथ आपने जो भी प्रोडक्ट लिया तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लेजेंट नोट। अब प्लेजेंट नोट किस लिए होता है, यहाँ पर मैं वो बात भी क्लियर कर दूँ। प्लेजेंट नोट इसलिए होता है जो हमारा कस्टमर है वो वहाँ पर परमानेंट हो जाए। जैसे आप जैस या जोंग की जगह पर आप एक कस्टमर सर्विस के तौर पर आप एक कॉल करें, ठीक है, हेल्पलाइन सेंटर पर आप कॉल कर दें किसी पर भी, तो जब वो एंड करते हैं कॉल को तो वो आपको लाजमी तौर पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो वहाँ पर आपको प्लेजेंट नोट देते हैं कि आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हेल्पलाइन पर कॉल की और हमसे ताउन किया। तो ये प्लेजेंट नोट होता है एंड पर। उसके बाद आ जाता है हेडिंग, रूटीन एंड क्रेडिट रिक्वेस्ट। अब हेडिंग जो करते हैं हम रूटीन को और क्रेडिट रिक्वेस्ट, क्रेडिट करना किसी को, तो वहाँ पर क्रेडिट रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगा, जो मुतल्लिक क्रेडिट दरख्वास्तें होती हैं उससे किस तरह से यहाँ पर किया जाएगा, जो दावे हैं और एडजस्टमेंट की जो दरख्वास्तें हैं उसको बखूबी उसका जवाब देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, handling routine credit request is important because the consumers often carry a wallet full of plastic credit cards and business and all size operates more smoothly because they can pay for their purchase over time. There are the two types of the positive return to the रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारी पॉजिटिव रिक्वेस्ट आ रही है, तो जबकि एक यहाँ पर हैंडलिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर एडजस्टमेंट दरख्वास्त है और उसका आंसर है, तो आपके जो मामूल के जो दावे हो जाएंगे यहाँ पर, एक मिनट, फेवरेबल, हाँ ठीक है। हैंडलिंग रिक्वेस्ट आपके क्रेडिट रिक्वेस्ट ये हो जाए कि उसके बहुत सारे जो बिकॉज आपके जो से कंज्यूमर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं वैलेट फुल ऑफ द प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड्स, वो क्रेडिट कार्ड्स आपके ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑल साइज के जो से ऑपरेटर्स होते हैं मोर स्मूथली बिकॉज दे कैन पे फॉर देयर परचेज, वो वहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं ओवर टाइम लगा कर।
तो यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं जो मामूल की क्रेडिट दरख्वास्तें होती हैं उसको संभालना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो अक्सर जो ज़्यादातर इसको आप शॉर्ट वे भी कह लेंगे, अक्सर जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहे होते हैं वो प्लास्टिक के क्रेडिट कार्डों से भरे उनके पर्स उठाते हैं, ठीक है। और हर साल इसका कारोबार ज़्यादा आसानी से चलता है क्योंकि वो वक्त के साथ साथ अपने ख़रीदारों की अदायगी कर सकते हैं। मामूल की जो क्रेडिट रिक्वेस्ट होती हैं, दरख्वास्तें होती हैं, वो हमेशा दो तरह की होती हैं और उसका पॉजिटिव रद्द अमल होता है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। अब वो दो क्रेडिट जो से होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो अप्रूविंग क्रेडिट होता है और दूसरा क्रेडिट रेफरेंस होता है, ठीक है। एक मंजूरी क्रेडिट होता है, ठीक है, अप्रूव हो गया आपका क्रेडिट, जो भी आपने रिक्वेस्ट की तो वो अप्रूव होगी। उसके बाद क्रेडिट रेफरेंस होता है, जो हवाला दिया जाए रेफरेंस का, ठीक है, क्रेडिट के हिसाब से। तो यहाँ पर दोनों की हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं कि अप्रूविंग क्रेडिट क्या है और क्रेडिट रेफरेंस किसको कहा गया है। तो अप्रूविंग क्रेडिट कहा जाता है क्रेडिट अप्रूव्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस रिलेशन विद द कस्टमर, सो द गोल ऑफ द कन्वे द नेसेसरी इंफॉर्मेशन व्हाइल द बिल्डिंग गुडविल। अब देखें, जो यहाँ पर हमारा आ जाता है क्रेडिट की जो मंजूरी से एक सारिफ के साथ, कस्टमर के साथ जो हम बिजनेस रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, ठीक है, उसका जो आगाज़ होता है। लिहाजा मकसद ये है कि अच्छे ख्वाहिश की तामीर करते हुए हम उसको कस्टमर को सिर्फ ज़रूरी इंफॉर्मेशन ही फराहम करें, हम उसको ज़रूरी इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, अप्रूविंग क्रेडिट में। टू अप्रूव द क्रेडिट रिक्वेस्ट यूज द डायरेक्ट अप्रोच। अब आपने अप्रूव क्रेडिट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करनी है। उसमें हमने 3 पॉइंट्स देख लेने हैं जिससे हमारा अप्रूविंग क्रेडिट बहुत अच्छा हो सकता है। ओपन विद गुड न्यूज़ दैट क्रेडिट हैज़ बीन अप्रूव्ड। अब आपने स्टार्ट उसका क्या किया लेटर का, आपने सबसे पहले तो उसकी गुड न्यूज़ लिख दी कि आपका जो क्रेडिट है हैज़ बीन अप्रूव्ड हो चुका है। एक्सप्लेन क्रेडिट अरेंजमेंट यूजिंग द पॉजिटिव टोन। अब आपने पॉजिटिव टोन के साथ बताना है, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या हैं, आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग हो रही हैं आपकी, तो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर देना है। यूज बाय इम्फेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद द फर्म, रिलीज इंफॉर्मेशन एंड सेल्स प्रमोशंस। आपने क्या करना है, जो आपका फर्म है, ठीक है, आपकी जो फर्म की पेनोक्री है, ठीक है, आप उसको कह लेंगे, जो इंफॉर्मेशन है उसकी मालूमात है, उसको आपने फ़रोख्त और फ़रोग़ देने के लिए आपने बताना है, ठीक है। रीसेल आपने उसको कहना है कि रीसेल हो जाए आपकी, रीसेल इंफॉर्मेशन एंड सेल प्रमोशन आपको कहना है कि इस तरह से आपने उसको एंड करना है कि आपकी रीसेलिंग भी हो जाए, दोबारा से वो जो क्रेडिट है वो सेल हो सके आपका, और सेल्स प्रमोशन आपके बढ़ सकें, ठीक है। उसके साथ आपने अपने बिज़नेस जो कर रहे हैं उसके फ़वाइद पर भी ज़ोर देते हुए और उसको एंड करना है, ठीक है। आपने आपका जो बिज़नेस है उसको ज़ोर देना है कि आपका जो बिज़नेस है वो वाकई में बहुत बेनिफिट है अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर करनी है एंड पर कि आप अगर हमें ज्वाइन कर लें, हमारा ये प्रोडक्ट ले लें तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्रेडिट रेफरेंस। अब क्रेडिट रेफरेंस क्या होता है? क्रेडिट रेफरेंस इज़ द इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेफरेंस जो है वो इंफॉर्मेशन है, द नेम ऑफ द इंडिविजुअल और द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन प्रोवाइड द डिटेल अबाउट एन इंडिविजुअल पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद द क्रेडिट। अब देखें, क्रेडिट रेफरेंस वो मालूमात है, किसी फ़र्द का नाम है या किसी ऐसी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जो क्रेडिट के साथ किसी फ़र्द, किसी कह लें आप यहाँ पर फ़र्द के जो है फ़र्द के माजी के जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्सप्लेनेशन होती है, तफसीलात फराहम कर सकता है। उसके बाद क्रेडिट रेफरेंस आर द जनरली यूज टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेंट क्रेडिट हिस्ट्री द इंडिकेट्स द प्रॉपर टाइमली पेमेंट on all outstanding the obligations, a lender may judge it more likely that the applicant will make timely payment on the requested loan। अब देखें, आमतौर पर जो क्रेडिट होता है वो हवाला जात जैसे कि रेफरेंस है, वो किसी शख्स या फ़र्द के साख आप कह सकते हैं, ठीक है, पर्सन की जो इंडिविजुअल है तो उसकी साख है, साख की अहलियत के तयन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम अगर किसी जो रिक्वेस्ट करने वाला है, हमारा कस्टमर है, उसकी क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो तमाम बकाया ज़िम्मेदारियों पर मुनासिब
बर वक्त और अदाइयों की निशानदेही करती है। तो कोई कर्ज वाला जो हमारा कस्टमर है इसका ज़्यादा एहतमाल से फैसला कर सकता है कि जो दरख्वास्त करने वाला हमारा जो कस्टमर है वो मतलूबा कर्ज पर बर वक्त अदायगी करेगा। तो क्रेडिट रेफरेंस यही होगा कि क्रेडिट जो कर रहा है, क्रेडिट ले रहा है, तो वो उसको रेफरेंस दे रहा है सामने वाले को कि जो जिसने आपका क्रेडिट यूज़ किया है, जो भी चीज़ यूज़ किया है, क्रेडिट यूज़ किया है, तो वो रेफरेंस दे रहा है अपना कि वो सामने वाला जो पर्सन है उसकी जो हिस्ट्री वगैरह है, टाइम है, वो पेमेंट वगैरह जो भी है आपकी टाइम पर कर देगा, लोन वगैरह आपका टाइम पर उतार देगा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने कुछ भी इतना ज़्यादा ये नहीं था कि मुश्किल नहीं था, कुछ भी तो आसान ही था हमारा आज का लेक्चर भी। हमने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि क्रेडिट रेफरेंस कहाँ से है। तो यहाँ से आप लोग के एमसीक्यूज बन कर आ सकते हैं कि क्रेडिट रेफरेंस जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। अप्रूविंग क्रेडिट है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इतना ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है। मैंने डिटेल में इसलिए आप लोग को पढ़ाया है ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हमने क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट की जो रिक्वेस्ट थी उसमें पढ़ा के रिस्पॉन्स जो हम करेंगे, ठीक है। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लेम्स और एडजस्टमेंट लेटर्स पढ़े, फिर हमने यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट जो की तो उसकी जो लेटर में हमने उसको रिस्पॉन्स दिया कस्टमर को, तो वो किस तरह से दिया और क्या दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एक्शन देखा कि क्या इंफॉर्मेशन एक्शन दिया हमने, ठीक है। नेसेसरी डिटेल्स क्या देनी है हमने अपने कस्टमर्स को, और उसके बाद क्लियर स्टेटमेंट और आइडिया किस तरह से किन पॉइंट्स को देखते हुए देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेज, हमने ऑर्गेनाइज किया पॉजिटिव मैसेज को। तो ये सारे हमारे जो आज के पॉइंट्स हैं, हमारे आज का पूरा सारा डिटेल थी। तो आप खुद भी देख सकते हैं ये जो हमारी आज की आउटलाइन थी वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। देखिए हमने क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया पढ़ा, नेसेसरी डिटेल्स पढ़ी, कर्टियस क्लॉज पढ़ा, राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाइज पढ़ा, एक्नॉलेजिंग ऑर्डर पढ़ा, रिप्लाइज रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ये सारा हमने आज डिटेल के साथ रीड आउट किया, हमने इनको रीड किया और फर्दर उनकी एग्जांपल्स भी देखी। अब स्टूडेंट्स मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम याद क्या करें, मैम क्वेश्चन कहाँ से बनकर आएगा, मैम क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब सब स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ हमेशा प्रेफर करती हूँ और एक ही बात आपको कहती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स के अगर आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं होते, अक्सर कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे वीयू के ऐसे हैं जिसके सिर्फ वीयू के ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं, किसी यानी कि इस तरह से शॉर्ट लेक्चर्स या फिर पूरा कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। तो आप लोग किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप लोग जस्ट आउटलाइन अपनी देख लिया करें कि आउटलाइन पे कौन से पॉइंट्स आप लोग के दिए जा रहे हैं। तो ये आउटलाइन के पॉइंट्स जो से होते हैं इनकी डेफिनेशन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिया करें बस, और कुछ नहीं करना। आप लोग का पेपर 80% तक आ सकता है, ठीक है। 80% तक आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप सिर्फ यही आउटलाइन अच्छे तरीके से याद कर लें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से याद कर लिया करें। बाकी मैं अपने फर्दर जो डिटेल के साथ लेक्चर पढ़ाती हूँ, इसको आउटलाइन की क्लियरनेस आपको देती हूँ, तो वो इसलिए कि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।